मंच पर आसीन भाई मिथिलेश शरण चौबे जी, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, संचालक डॉक्टर ज्योति सिंह, सभागार में उपस्थित मेरे अंतरंग मित्र भाई रामजी राय जी, हमारे हिंदी विभाग के और विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से आए हुए सभी हमारे विद्वान मित्र, बाहर से आए हुए सभी विद्वान मित्र और छात्रों और छात्राओं। मित्रों, कृष्णा सोबती पर ये 3 दिन का कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि हिंदी जगत में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर ये सबसे पहली संगोष्ठी हो रही है। तो ये पहलकदमी भाई आशीष त्रिपाठी के कारण और ये सामाजिक विज्ञान संकाय और महिला अध्ययन केंद्र का इधर पूरे महीनों से जितनी गोष्ठियां अकेले महिला अध्ययन केंद्र ने की हैं वो शायद पूरे विश्वविद्यालय भर में इतने नहीं हुए। और इसका श्रेय पूरी तरह सामाजिक विज्ञान संकाय की संकाय प्रमुख प्रोफेसर बिंदा परांजपे को और महिला अध्ययन केंद्र के निदेशक भाई आशीष त्रिपाठी को। उन्होंने सामाजिक विज्ञान के विषय को हिंदी साहित्य से जोड़कर एक बड़े विद्वत समाज को इस संबंध की ओर बहुत गंभीरता से आकृष्ट किया है। इसी समय में अपने जीवन के उत्तर काल में श्यामाचरण दुबे ने और पीसी जोशी ने, कुछ और भी सामाजिक विज्ञान के हमारे बड़े लोगों ने और नामवर जी के प्रयास से भी, मैनेजर पांडे के प्रयास से, साहित्य एक बहुत प्रामाणिक संदर्भ सामाजिक विज्ञान के लिए हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये बहुत शुभ संकेत होगा हिंदी अकादमिक जगत के लिए अगर वे साहित्य को संदर्भ, एक प्रामाणिक संदर्भ देना चाहते हैं तो सामाजिक विज्ञान में जो नई चल रही बहसें हैं उनमें उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये हस्तक्षेप करने के लिए पहले तो सामाजिक विज्ञान में क्या क्या चल रहा है उसका अध्ययन ही होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और हमारी आशा है और हमारी आकांक्षा है ये विश्वविद्यालय में और भी विभागों में जितना ही अधिक हो उतना ही अच्छा होगा और तब हिंदी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ये भी सोचना चाहिए। दूसरी भाषाओं में, खास तौर से बंगला में और मराठी में जितनी गहराई से दूसरे विज्ञान के विषयों से मिल के काम होता है साहित्य में, अगर उसको हम ध्यान में रखें तो इससे रचना और आलोचना दोनों के बीच महत्वपूर्ण संभावनाएं विकसित होंगी। तो मित्रों, हिंदी में जो पंजाब की कलम है वो अपना एक खास असर रखती है। उपेंद्रनाथ हर्ष और यशपाल वो असर लेके आए, लेकिन आप देखें तो उन लोगों के बाद कृष्णा सोबती आई, लेकिन उन्होंने जैसी अपने कथा साहित्य के माध्यम से पंजाब की छाप भाषा पर छोड़ी, लोक जीवन तो पंजाब का वो लाई ही, उसके साथ भाषा जैसी पंजाबी लोक भाषा को हिंदी में जिस तरह से उन्होंने खपाया और हिंदी को उससे जिस तरह से संवारा, वो कृष्णा सोबती की अपनी देन है। वो यशपाल के यहाँ को नहीं मिलेगा, अश्क जी के यहाँ नहीं मिलेगा।
अज्ञे जी तो लाहौर कॉलेज से पढ़ रहे थे, उसके बाद वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए और वहीं वे अनेक क्रांतिकारी साथियों के संपर्क में भी आए थे। और नदी के द्वीप में थोड़ा बहुत आपको उसका असर दिखाई देगा, कुछ कहानियों में भी, लेकिन आम तौर पर उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल दूसरे ढंग की है। उस पर पंजाबी लोक जीवन की वैसी गहरी छाप नहीं है। इसलिए कृष्णा सोबती हमेशा हिंदी भाषा में ये एक नया ढंग, नया तेज, नया बल लेकर जो आई, उसके लिए हमेशा याद की जाएगी। मैं अपनी बात मुख्य रूप से लड़की को ही ध्यान में रख के, केंद्र में रख के कहूँगा। भाई विवेक मणि जी ने जो बातें रखी वो बात सही है, और केवल भारत और चीन में ही क्यों, एक खास दौर ऐसा है कि जहाँ जहाँ अपनी मुक्ति का संग्राम चल रहा था, उन लोगों ने इतिहास का सारा बोझ अतीत का जो पड़ा हुआ था लोक चेतना पर, उस सबको झटके से फेंक कर, जैसे जनता मुक्ति के लिए खड़ी हुई थी, वैसे लेखकों ने भी अपने साहित्य को बिल्कुल नया चेहरा दिया। आप लूशुन की कहानियों में देखें तो उस पुराने चीन के भीतर से उठता हुआ नया चीन दिखाई देगा। जन चेतना की जो बेचैनी है पागल की डायरी पढ़ते हुए, वो आपको लगेगा। और बाद में ये मुक्ति संग्राम जब एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन के नेतृत्व में चलने लगा, तो आप देखेंगे कि उसने चीन का इतिहास ही नहीं बदल दिया, चीन के लोगों को बदला। जितने जबरदस्त नारी चरित्र उस समय के चीनी साहित्य में है विवेक जी, उनका अनुवाद होना चाहिए। जैसे व्हाइट हेयर्ड गर्ल, 8वीं राह सेना जब गुजरी देहातों से, तो गरीब भूमिहीन किसान की लड़की जो जमींदार के लड़के अपने शारीरिक अत्याचार से भागकर आत्महत्या के लिए निकलती है, लेकिन बहुत सोच समझकर वह केवल वहां अपने कपड़े छोड़ती है, जिससे लोग जान जाए कि मैं मर गई हूं, लेकिन वह जंगलों में चली जाती है। और जंगलों में चूंकि खाने पीने की बहुत सीमित विकल्प है, और धूप बाहर निकलना नहीं है कि नजर में ना आ जाए, तो सूरज की धूप की कमी से और भोजन में नमक की कमी से उसके पूरे बाल सफेद हो गए थी वह युवती। और तब 8वीं राह सेना उधर से गुजरती, और वहां देवता के यहाँ पूर्णिमा की रात को, चांदनी की रातों में लोग भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो रात को वो छुप के आती है, और वो जानती थी, उसी गांव की थी तो जानती थी, तो वो प्रसादी उठा उठा करके वो भोजन करती है, लेकिन वो नजर में आ जाती है। और पूरे इलाके में, जैसे कि हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है, किसी जानवर को लेकर या किसी झारखंड में किसी डायन को लेकर के ये सब उड़ता है, तो हुआ कि एक सफेद बालों वाली एक डायन आ गई है, उसी की वजह से अकाल पड़ा है। और वो, और 8वीं राह सेना के लोगों के लिए समस्या हो गई, कामरेड्स के लिए, कि पहले इस अंधविश्वास से लोगों को मुक्त करना जरूरी है। और तब वो जब खोज में लगते हैं और अंततः उसका पीछा करते हैं, वो भाग रही है भोग प्रसादी लेकर के, और वह उस गुफा में प्रवेश करते हैं, तो देखते हैं कि एक बच्चा, उसके रोने की आवाज आ रही है, क्योंकि उससे जमींदार के लड़के से उसको गर्भ रह गया था। और तब वो पहुंचता है पिस्तौल लेके, तुम कौन हो बताओ, और तब वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है। और उसके बाद फिर पूरी तरह जनसभा के बीच वो अपनी कहानी लाती है, उस जमींदार के लड़के को लाया जाता है, लोग कहते हैं इसे मार दिया जाए,
8वीं राजसेना के लोगों ने कहा कि नहीं, हम मारने नहीं, हम तो इस इतिहास को बदल देना चाहते हैं। एक सभ्यता थी जिसने मनुष्य को भूत में बदल दिया, लेकिन हम एक नई सभ्यता की नींव डालना चाहते हैं जो भूत को फिर से मनुष्य बना दे। व्हाइट हेयर गर्ल अपने ढंग का अद्भुत नाटक, मैं नहीं जानता कि विश्व साहित्य की चर्चा में कभी उसका उल्लेख भी होता है, और ऐसे ढेर सारे नाटक और ढेर सारे नाटक। लॉन्ग मार्च अद्भुत नाटक। तो बहरहाल वो चर्चा आ गई, इसलिए मैं थोड़ी सी बातें रख दी। मित्रों, कृष्णा सोबती के कथा साहित्य में ये ऐ लड़की, यह उनके जीवन के उत्तर काल की रचना है। 1991 के अप्रैल मई में वर्तमान साहित्य का एक कहानी महाविशेषांक आया था, शताब्दी कहानी महाविशेषांक। उसमें ये लंबी कहानी छपी थी और उन्होंने टॉल्स्टॉय की तरह कई ऐसी लंबी कहानियां लिखी जो लंबी कहानियां हैं और दूसरी तरह से लघु उपन्यास हैं, जैसे उदय प्रकाश का अंत में प्रार्थना या मोहनदास। उस तरह से यह लघु उपन्यास ऐ लड़की प्रयोग की भी दृष्टि से और कथ्य की भी दृष्टि से अपने ढंग का बिल्कुल अनोखा उपन्यास है। केवल 2 पात्र हैं मुख्य रूप से, जिसमें मां बीमार है, बेडरिडन है, बिस्तर उसने पकड़ लिया हुआ है क्योंकि उसकी कमर टूट गई है, और यह टूट जाने से उसने जो बिस्तर पकड़ लिया है उसमें उसको बेडशोर भी हो गए, और उसकी सबसे छोटी बेटी जो विवाहित है वो उसकी सेवा में लगी है, सेवा में घर में नौकरानी भी है। तो उस पूरी कहानी संवाद में है, एक अद्भुत कहानी जो एक नाटक जैसी भी है। ऐ लड़की, ये उस बीमार, बिस्तर पकड़े हुए, घायल या बीमार वृद्ध स्त्री जो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रही है, ये उसका संबोधन है ऐ लड़की। इस संबोधन ही बताता है कि एक खास तरह के अनुभवों की विरासत है जो संबोधित कर रही है नई पीढ़ी को। और मजे की बात है कि यह जो युवा लड़की है, अविवाहित है, वह सबसे कम बोलती है, और जो बीमार है वह सबसे अधिक है। इससे भी अधिक ध्यान देने की बात यह है कि वह बीमार औरत बिस्तर से जो उठ नहीं सकती, वो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रही है, लेकिन उस पर मृत्यु का कोई भय नहीं है। आप इसको पढ़ते हुए 60 के दशक में अज्ञे का एक छोटा सा लघु उपन्यास अपने अपने अजनबी छपा था, जिसमें ऐसी तरह से केवल 2 पात्र, योगे और सेल्मा, अचानक भारी हिमपात हो जाने से उनका घर एकदम बर्फ से घिर गया है, बाहर निकलना नहीं हो सकता। तो एक आकस्मिकता जो दूसरे महायुद्ध के बाद अस्तित्ववाद से प्रभावित सब की सब रचनाओं में, पुल टूट गया है, आधे हिस्से में रहना हो रहा है, यानी इसी तरह की किसी आकस्मिकता के शिकार 2 या 4 या जो लोग भी हैं, जीवन उस आकस्मिकता के भीतर घिरा हुआ, जीवन के प्रश्नों पर किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, आमतौर पर ये दिखाई देता है उनकी रचनाओं में। योल के जो युवा है उसको मृत्यु का भय है, वो टिपिकल यूरोपियन कल्चर को प्रतिनिधित्व करती है। जीवन निरर्थक है और मृत्यु का भय। लेकिन सेल्मा जो वृद्धा है, योके की जड़ें अपनी विरासत में नहीं है और उसे मृत्यु का भय है।
सेल्मा की जड़ें अपनी ईसाइयत की विरासत में है, इसलिए उस मसीही आस्था की वजह से सेल्मा को मृत्यु का कोई भय नहीं है। कई बार लगता है जबकि यह कहानी किसी आकस्मिक परिवर्तन के भीतर नहीं घटित हुई है। अगर आप मान लीजिए आकस्मिकता मान लें, एक्सीडेंट को, उसकी कमर के टूट जाने को, तो चल सकता है, लेकिन कुल मिला जुला कर ये पूरा का पूरा उपन्यास अपने वातावरण में अपने अपने अजनबी जैसे प्रयोगों से बिल्कुल भिन्न है। और उसका कारण है वही औरत जो बिस्तर पर है, क्योंकि जीवन उससे छूटता जा रहा है, लेकिन जीवन के प्रति सबसे अधिक लगन उसी में है। उसके सारे के सारे संवाद जीवन के संगीत से भरे हुए हैं। घर के आसपास का गृहस्थी का जीवन हो और चाहे घर के बाहर समूची सृष्टि का जीवन हो, इन सबके प्रति अद्भुत सकारात्मक ललक उसके भीतर है। आप कह सकते हैं उसे जीवन का संगीत। जब बार बार ये दवा खा लो, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ये मत खाओ, तब वो हमेशा कहती है जान रख, मैंने बीमारी को अपने अंदर धंसने नहीं दिया। बीमारी बाहर है, बीमारी वह झेल रही है, लेकिन आप इसी पहले वाक्य से आप समझ सकते हैं कि वह किस तरह की मनस्थिति में। इसीलिए यह उपन्यास आमतौर पर भी जैसा कहा गया कि केवल यौन वर्जनाओं को ध्यान में रख करके नहीं समझा जा सकता उनके स्त्री चरित्रों को, और हालांकि कई उपन्यास उनके उसी पर केंद्रित है, लेकिन ऐ लड़की स्त्री के खोए हुए व्यक्तित्व की खोज और उपलब्धि के साथ साथ जीवन की नियति बोध का भी आख्यान है। इस दृष्टि से वो तोल्स्टॉय के करीब बहुत बहुत पहुंच जाती है, क्योंकि मृत्यु से बढ़कर और कौन यथार्थ होगा। इसलिए मृत्यु हमेशा परिदृश्य में रहने की वजह से यह केवल चलते फिरते यथार्थ का आख्यान न होकर के एक गहरा आख्यान है, जिसमें स्त्री व्यक्तित्व की खोज और उपलब्धि भी एक प्रश्न है, और एक प्रश्न जीवन की नियति का भी है। मेरी देहरी की सांकल तो खुल चुकी, दरवाजे पर खटखट हुई नहीं कि मैं बाहर। मृत्यु से कोई भय नहीं, सांकल खुल चुकी है, खटखट हुई और मैं तुरंत बाहर निकल जाऊं। तो पहले से तैयार बैठी हुई है। और ये उपन्यास के बिल्कुल आरंभ के वाक्य है, इसलिए आप तनिक भी इस जल्दी में नहीं होते कि यहां कोई घटना घटने वाली है। एक ऐसा आख्यान जिसमें घटना है ही नहीं। देहात्म का निस्तारा तो किसी न किसी के बहाने होना ही है। अब इसका अनुवाद दूसरी यूरोपियन किसी भाषा में नहीं हो सकता, एशियाई भाषाओं में तो हो सकता। देहात्म का निस्तारा, देह और आत्मा दोनों जीवन में शामिल है, लेकिन एक निपटारा इसमें तब होता है जब आत्मा से देह अलग हो जाती है। एक खास पंजाबी पुराने साहित्य में जो सूफी संस्कृति है ना, उसने ये भाषा दी है, देहात्म का निस्तारा। तो इसलिए मैं इसको विपत्ति की तरह नहीं लेती। किसी न किसी के बहाने से होना है, तो ये एक बहाना है, देहात्म का निस्तारा हो जाना है, इसलिए ये हो रहा है। और बाहर का जो जीवन है, जो निकल नहीं सकता घर से बाहर, अपना बिस्तर नहीं छोड़ सकता,
वह जीवन का जो कुछ बाहर है उसके बारे में वह लड़की से ही पूछती है। कितने बजे है, सवेरा हुआ कि नहीं हुआ, ये रात है, ये उसको अनुमान नहीं, पूछ के ही जानती है। यहाँ तक उसे नहीं पता चलता है कि बत्ती गुल है या जल रही है। इसलिए वो कहती है भोर हो। जब उसे सूसन चाय देने आती है, भोर हो। तो चाय का जिस तरह उसने वर्णन किया है, भोर एक बहुत बड़ी संपदा है। चाय कैसे बनती, आसमान की केतली में सूरज जब आता है तो आसमान की केतली में मानो दूध डाला गया और चाय बनना शुरू हो गई। तो इस तरह के बड़े बड़े रूपकों में वह सृष्टि के समूचे परिवर्तन को जीवन के एक संगीत की तरह अनुभव करती है। चाय पियो, लंबी आयु जियो, सुबह की चाय है लड़की किसी संगीत से कम नहीं। जब तक जियो पीते रहो, बाद में ये प्याला तो खाली ही रह जाए। ये एक सूफियों और संतों की भाषा का जो कभी कभी प्रेमचंद के गद्य में मिलता है, वो खास तरह के हिंदी संतों का प्रभाव वहां है, लेकिन यहाँ सूफियों की भी अदा शामिल है उनकी भाषा में। और प्याला को भी देखिए लड़की, ये दूसरों को पिलाता है पर खुद नहीं पी सकता। वो उन्होंने शुरुआत कविता से की थी, इसीलिए बार बार आप देखेंगे कि अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में वह कविता गद्य में डालती जाती है और उसके लिए उन्हें तत्सम में जाना नहीं पड़ता। ये भी खास पंजाबी संतों और सूफियों की देन है। वह जान जाती है कि कितने बादाम कूट कर दूध में डाले गए, इस पर लेटी लेटी पूछती है कि अम्मा आपने कैसे जाना? उसने कहा लड़की, वानप्रस्थ उतरा हुआ है। क्या भाषा है, वानप्रस्थ उतरा हुआ है। कान देखते हैं और आंखें सुनती हैं। कितने छोटे वाक्य, जैनेन्द्र बहुत मशहूर है छोटे वाक्यों के लिए। फालतू डिटेल्स जैनेन्द्र के यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ भी नहीं है, लेकिन इतने छोटे वाक्यों में इतनी गहरी कविता। बहुत धीरे धीरे पढ़ने लायक ये उपन्यास है। पकी उम्र खाली आहटें ही चुनती रहती, खाली आहटें ही सुनती रहती है और उसी से सारा संसार उसके सामने प्रत्यक्ष होता है। अब केवल इस पॉइंट पर एक कोटेशन आपके सामने रखता हूं। सूरज उग गया है, इस ब्रह्मांड का महानायक सूरज है। सृष्टि का हर नर सूरज से शक्ति खींचता है। नारी की इष्ट है पृथ्वी। बहुत पुराने मिथकों को बगैर पांडित्य की भाषा अपनाए वह यहाँ रख रही है। सीता पृथ्वी की पुत्री है, राम सूर्य के वंश से ताल्लुक रखते हैं। तो इस ब्रह्मांड का महानायक सूरज है। सृष्टि का हर नर सूरज से शक्ति खींचता है। नारी की इष्ट है पृथ्वी, वह पराशक्ति बनी पुरुष के आगे पीछे व्याप्त हो जाती है। इसके बाद इस जीवन के संगीत के साथ साथ जो उसके अपने अनुभव है, स्त्रीत्व के अपने निजी अनुभव, उन्हें भी वह किस तरह संगीत की भाषा में रखती है। मातृत्व, उसे 3 बेटियां हुई। कहा कि बच्चा बनाना एक तरह का यज्ञ ही है। बच्चा बनाना, मैं नहीं जानता पंजाबी में
इसके लिए क्या है, ये बच्चा बनाना, बच्चा पालना नहीं। उसको कई बार पढ़ेंगे पैरा पूरा, तब समझ में आएगा कि बच्चा बनाना माने बच्चे को जन्म देना। 9 महीने का पूरा अनुभव मिला के शब्द बनेगा बच्चा बना। ये पहली बार मैंने पढ़ा तो मैं चकित हो गया। हमने कहा हिंदी शब्द सागर में एक एक शब्द के 20-20 अर्थ भी दिए हुए, लेकिन बच्चा बनाना ये मुहावरा शब्द सागर में भी आपको नहीं मिला। ये है हिंदी जहां वह अनिवार्य हो जाती। कविता को कहा था कॉडवेल ने कि इट इज अनट्रांसलेटेबल, उसका अनुवाद नहीं हो सकता, उसके अर्थ का अनुवाद होगा, लेकिन उसमें जो लय है, छंद है, उसके साथ जो ध्वनियां लगी हुई है, उसका अनुवाद संभव नहीं है। तो कभी कभी गद्य भी इस स्तर को पहुंच जाता है। बच्चा बनाना एक तरह का यज्ञ ही है। इन दिनों औरत पूरे ब्रह्मांड से शक्ति के कण खींचकर अपनी ऊर्जा ज्वलित कर लेती है, अपने में कुछ विशिष्ट ही जीती है, अपने अंदर का आकाश निरखती है, जीव उत्पन्न करने में उसकी गूंज गूंज कुदरत से मिली रहती है, प्रकृति का ही लगभग पर्याय हो जाती है। और बेटी जब पैदा होती है, ये मैंने इन्हीं के यहाँ यह पढ़ा, बेटी के पैदा होने का गौरव स्त्री को कैसा होता है। वो अपने अनुभव का संगीत रखती है। बेटी के पैदा होते ही माँ सदा जीवी हो जाती है। सदा जीवी, सदा सुहागिन तो सुना है, सदा जीवी, इसमें उत्तरजीविता शामिल है, लेकिन सदा जीविता उत्तरजीविता में शामिल नहीं है। यानी बेटी भी माँ बनेगी, फिर उसकी बेटी माँ बनेगी, तो कहा कि माँ की यह निरंतरता बेटी के माध्यम से आगे जाती। बेटी के पैदा होते ही माँ सदा जीवी हो जाती है, वह कभी नहीं मरती, वह हो उठती है निरंतरा। वह आज है, कल भी रहेगी, वही सृष्टि का स्रोत है। लेकिन अपने ढंग की अनोखी है कृष्णा सोविती, जो स्त्रीत्व के अनुभव के साथ, मातृत्व के अनुभव के साथ पितृत्व के अनुभव को और उसके गौरव बोध को भी रखती है, बहुत गहराई से रखती है। ऐसा कम देखने में आता है महिला कथाकारों के साथ, रचनाकारों के साथ। टोकरी में दिगंत में अनामिका की एक कविता है, प्रसूति गृह में पिता। तो अपने ढंग की अनोखी कविता है वह। पिता कहा, हर नर अपने को परम पुरुष समझता है, जीवन की कस्तूरी उसी को लगी है। कस्तूरी जिसके बारे में वो सचेत नहीं है, जानता नहीं है। जीवन हिरण है, हिरण, कस्तूरी मृग। इस क्षणभंगुर जगत में अपनी महिला महक फैला, यह जा और वह जा। यानी हिरण की ही स्पीड को अगर वाक्य में लाना हो, अपनी महक फैला, यह जा और वह जा। इट्स हियर, इट्स हियर, इट्स गॉन। शेक्सपियर के नाटकों की तरह से ये भाषा है। थोड़े से पलों के लिए औरत इस भागते मृग को थाम लेती है और आप मृगया बन जाती है और स्वयं मृगया बन जाती है। यही सृष्टि का खेल है। संतति जो एक कड़ी है, जगत की आत्मा इसी में निवास करती है।
आगे उन्होंने कहा कि पिता जो है क्या खो देता है, तो कहा कि पिता बनकर मर्द घाटे में रहता है, अकेला पड़ जाता है, क्योंकि माँ अब पूरी तरह अपने बच्चे की हो जाती है। इसलिए पिता अपनी संतति के साथ पूरा उस तरह नहीं होता जिस तरह स्त्री पूरी होती है। वह तो पूरी तरह अपने बच्चे की माँ बन जाती है। आत्मा और देह मिलकर दुनिया का सपना रचते बुनते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो केवल माँ बच्चा बनाते हुए ही कुदरत के साथ एक हो जाती हो, जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ बिस्तर पर पड़ी हुई मृत्यु की ओर जाती हुई यह स्त्री हर पल प्रकृति से जुड़ी हुई है। इस पूरे लघु उपन्यास में ये चीज है। दुनिया में क्या से क्या नेमतें भरी पड़ी हैं। आकाश में उड़ते पाखी, टहनियों से फूटती हरी भरी पोंपलें, बदलते रुत की हवाएं, ये मैंने उसमें से टुकड़े चुने हैं। इन सब पर एक एक वाक्य है और अलग अलग है। ओस जड़ी घास पर नंगे पांव चलना, सर्दियों की गुनगुनी धूप सेकना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने केवल अपने अनुभव का संगीत भर गाया है। इसके भीतर जो कड़वापन है उसको भी जिस ढंग से रखा है, उसके कुछ नमूने आपके सामने रखता हूं। कहा कि है तो यह खेल सृष्टि का, लेकिन यह खेल बराबरी का नहीं है, ऊपर नीचे का है। घर का स्वामी कमाई से परिवार के लिए सुविधाएं जुटाता है, साथ ही अपनी ताकत कमाता और बनाता है। इसी प्रभुताई के आगे गिरवी पड़ी रहती है बच्चों की मां। एक रूपक और दिया उन्होंने शिकारे का। शादी के बाद औरत पूरे परिवार के लिए शिकारे की मांझी हो जाती है। कश्मीर में डल की झील में शिकारे चलते हैं। जो पर्यटक हैं वे तो आनंद विहार करते हैं, लेकिन मांझी के बाटे केवल चप्पू चलाना ही आता है। वह बस चप्पू ही चलाता रहता है। और स्त्री के पूरे जीवन में वास्तव में इस शिकारे का चप्पू चलाना, यहीं तक उसका पूरा व्यक्तित्व सीमित है। यही है उसका खोया हुआ व्यक्तित्व, जिसको पाने की साधना आधुनिक भारतीय साहित्य ने शुरू से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 20वीं शताब्दी के पहले दूसरे दशक से शुरू कर दी। और कई चीज़ों की तरह से रविंद्रनाथ इसमें भी अंतर्भावक है। स्त्री पत्र जैसी कहानी वही लिख सकते थे। कहानी चिट्ठी लिख करके स्त्री पति का परित्याग करती है, और उस समय उनकी कहानी के लिए बड़ी ले दे हुई थी बंगाल में रविंद्रनाथ। डेमी गॉड कहे जाते हैं ऐसा तो हम समझते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ की बंगाल ने क्या क्या लानत मलामत की है इसके बारे में लोगों को कम पता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा गया था, उनके वाक्य दे करके कहा जाता था इसको शुद्ध बंगला में लिखिए। तो महान लेखक जिन महान सत्य के लिए जिए और मरे, उसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी। तो ये जो खोया हुआ व्यक्तित्व है भारत का, स्त्री और पुरुष का, उसको पाने के लिए संघर्ष बहुत पहले से शुरू हुआ था। बंकिम बाबू के समय यह नहीं हो सकता था, और रविंद्रनाथ के समय ही हो सकता था। तो बहुत लोगों ने जिस तरह से कहा है
शिकारे की माझी के रूपक के साथ उसको बहुत उन्होंने ग्लैमराइज न करके कहा कि उसका वक्त तब सुधरेगा जब वो अपनी जीविका आप कमाने लगे। ये है उसके खोए हुए व्यक्तित्व को फिर से उपलब्ध करने का आधार। क्योंकि घर में वो नौकरी से या बाहर जो जीविका कमाने जाएगी अगर, तो उससे भी ज्यादा खटती है, लेकिन जो खटती है वह बेगार खाते में है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वह नाम की ही महारानी है कहे जाने के लिए। लेकिन जरूरी है कि उसके पास एक आधार हो, वो उसका अपनी जीविका कमाने का होना चाहिए। और फिर उसका जो सार है इस खोए हुए व्यक्तित्व के पाने का, आधार तो होगा, लेकिन उस आधार पर खड़े होकर जीवन का सार अंततः उसकी अपनी निजता को पाने में है। उसने कहा, इस परिवार को घड़ी के मुताबिक मैंने चलाया, घड़ी के मुताबिक चलाया, पर अपना निज का कोई काम नहीं संवारा। इस समय इस बात का बड़ा कष्ट है मुझे। अपना, इस तरह से आप देखें तो सृष्टि का संगीत, परिवार का संगीत, मातृत्व का संगीत, पितृत्व का संगीत, उसके साथ जो स्त्री व्यक्तित्व की तहें हैं, उसके सबसे भीतर में अपने निज का काम संवारने का, खुद अपने व्यक्तित्व का जो सबसे केंद्रीय बीज है, वो भी इस छोटे से आख्यान में यहाँ मौजूद है। और इस गृहस्थी को लेकर जो संघर्ष है स्त्री का, उसको लेकर उनके मन में मोह नहीं है। उन्होंने कहा, गृहस्थ में पांव रखकर स्त्री का जो मंथन मर्दन होता है वह भूचाल के झटकों से कम नहीं होता। सबसे पहले वह अपने मायके को दिल के पिछवाड़े में डाल देती है ताकि वह नए घर में अपनी जड़ें जमा सके। मातृत्व महान है, लेकिन जो संतान है वह माँ के हिस्से का सारा वक्त खा जाती है। इन्होंने लिखा है घटक जाती है। बच्चों के लिए मात्र घर की व्यवस्था करने वाली बन के वह रह जाती है। इसलिए उसके साथ जो लगी हुई समस्या है उस संगीत के साथ, उसको भी उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया है। अंत में कुछ बातें मृत्यु पर। इसको पढ़ते हुए बराबर इवान इलीच की मृत्यु है, तोल्स्टॉय की, यूरोप का वो वेद व्यास तो वही है जो मृत्यु को खास एशियाई ढंग से देखता है। इवान इलीच की मृत्यु, या और उनके उपन्यासों में भी मृत्यु के प्रसंग भरे हुए हैं। वो देह और उसके भीतर कुछ है, इन दोनों का, जिसको कहा देहात्म का निस्तारा, इसको लेकर वो बहुत सजग है और तैयार बैठी है मृत्यु के लिए। इसीलिए वह बार बार अब अपनी जिद पकड़ लेती है। कहा, ये पट्टियां हटा और आज केवल धुलाई कुछाई नहीं, मैं सीधे धार के नीचे स्नान करूंगा। इसलिए ये नासूर क्या से क्या हो जाएगा, इस सब की अब उसको चिंता नहीं है। और इसीलिए अंत में मुझे उठाकर इस कमरे में ले चलो, मुझे उठाकर उस बेटी के पास ले चलो, मुझे बात करनी है। तो वो अब सपने भी देखना शुरू करती है। वो सारा मनोविज्ञान मृत्यु के अंतिम समय का, वो सब यहाँ मौजूद है। प्रेमचंद के यहाँ भी गोदान के अंत में आपको मिलेगा। लेकिन मृत्यु को लेकर के फिर भी उसको भय नहीं है। वो जानती है कि देह तो नष्ट हो जाएगी,
उसके लिए वो तैयार है। जैसे अनामिका में की कविता में वो मुक्ता थेरी कहती है, मृत्यु का क्या, वो तो मोहल्ले की लड़की है। तो ये भारत का ही कवि ऐसा कह सकता है मृत्यु के लिए, क्योंकि वो इतना परिचित और कोई तथ्य है ही नहीं। मृत्यु जितना परिचित दूसरा कोई तथ्य है नहीं। दुखो अमर घोरेर जिनिस, दुख तो घर की चीज है, सुख तो पाहुन की तरह आता है और चला जाता है। ये दुख ही है जो एकदम घर के आदमी की तरह अपने साथ बराबर लगा रहता है, इसलिए ये अति परिचित है। उसी तरह से मृत्यु अति परिचित तथ्य है, और उसको लेकर के इस उपन्यास में कोई बेचैनी नहीं है। कविताओं में तो मृत्यु के बोध के अनेक चित्र आपको निराला की कविता में मिलेंगे, लेकिन कहानियों में अब मेरी सीमा है, मैंने इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं। लेकिन इस उपन्यास में जैसा कृष्णा सोबती ने मृत्यु को लिया है और किसी कहानी में मैंने देखा नहीं। वह अंत में कंबल उतरवाती है, एक एक आवरण जो शरीर पर पड़ा है उसको उतरवाती है, और अंत में कहती है, जैसे मैंने अपने ऊपर से चद्दर उतारी है, वैसे ही मेरा यह बदन उतार दो, मेरा यह बदन उतार दो, मेरा शरीर अलग कर दो, अब और सहा नहीं जाता। ये है देहात्म का निस्तारा, जिसके लिए वो एकदम अंत में प्रस्तुत हो जाती है और कहती है कि शरीर को इसके ऊपर से उतार दो। इसीलिए इसके अंत में केवल एक वाक्य मिलता है, लंबी सांस, थरथराहट और कमरे में सब शांत। अब तक पूरी कहानी में केवल वही बोलती रही और उसके चुप होते ही सब कुछ शांत हो गया। मित्रों, इस तरह इस बिल्कुल छोटे आख्यान में जो जगत की समीक्षा है, जगत का बोध कहिए, उसका अपना, परिवार का अपना बोध, और उसके साथ साथ जीवन का वह बोध जिसको केवल मृत्यु बोध नहीं कहना चाहिए, वह सब जिस ढंग से समेट लिया है, उससे पता लगता है कि उत्तर काल में कृष्णा सोबती स्त्रीत्व के व्यक्तित्व की खोज के साथ साथ यह जो जीवन की नियति, जो बड़े कथाकारों का चिंता का विषय रहा है, वह भी उनकी रचना में आता गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भाषा का चमत्कार है, थोड़े पहले के वाक्यों में उनके चटुलता भी थोड़ी रहती थी विषय के अनुरूप, कहीं कहीं बोल्डनेस भी दिखाई देती है, लेकिन इस उपन्यास में शुरू से अंत तक जो अनुभव का पका हुआ रस है, वो उसने भाषा को बिल्कुल एक नया रूप दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृष्णा सोबती की स्मृति को